हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 7th मॉड्यूल आप लोग देख रहे हो। 7th मॉड्यूल के अंदर हम लोग पावर सिस्टम में लगने वाले इक्विपमेंट्स के इंस्टॉलेशंस और उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट आपका ऑनगोइंग है बुनियाद बैच के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये भी देखते जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम टॉपिक्स जो है उसको कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सर्किट ब्रेकर्स ही पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में एमसीबी को स्पेसिफिकली डिस्कस किया हुआ था। आज की क्लास में सर्किट ब्रेकर्स कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो जितने भी टाइप के रिमेनिंग एलटी स्विच गियर के जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वो आज की क्लास का मेन टॉपिक है। तो ये भी मैं आपको फटाफट से बता दूं। देखिए, आज की क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एमसीबी बस केवल पढ़ा हुआ था, ये वाला पोर्शन कंप्लीट किए थे, और मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि एमसीबी के साथ जो रिमेनिंग टाइप के सर्किट ब्रेकर है जैसे ईएलसीबी, एमसीसीबी, एसीबी, आरसीसीबी, ये सब कुछ को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो वो नेक्स्ट क्लास यही है, बढ़िया से पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। गुड वे में आपको वर्किंग, उसका यूसेज है ना, इन सब के सर्किट डायग्राम्स आप कैसे शो करोगे एग्जामिनेशन में, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेक्चर शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं व्हाट इज एमसीसीबी। लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दूं कि एमसीबी के बारे में आप क्या पढ़े हो। एमसीबी जिसको कि हम लोग बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 125 एम्पियर की रेटिंग के लिए प्रोवाइडेड होता है हमारे पास, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ रेटिंग होती है इसकी। चाहे आप देखो 16 एम्पियर हो, 32 एम्पियर हो, 64 एम्पियर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग करते हुए 100 एम्पियर, 125 एम्पियर तक इसकी रेटिंग जाती है। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं उसका पूरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको मशीन के केस में एफएलए गिवन होगा, ठीक है, फुल लोड एम्पियर गिवन होगा, फुल लोड करंट के फॉर्म में लिखा होगा, या फिर फुल लोड किलोवाट केडब्ल्यू लिखा होगा लोड का, या एचपी के फॉर्म में आपको मशीन का बताया होगा। तो उससे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने एम्पियर्स का एमसीबी लगना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो एमसीबी के बारे में मेजरली हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एमसीबी जो होता है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूजफुल होता है, छोटे रेटिंग ऑफ करंट के लिए इट इज गुड। ठीक है, उसका रिएक्शन टाइम हम लोगों ने देखा था कि कितने मिली सेकेंड्स के अंदर वो रिएक्ट कर सकता है, ट्रिप आउट कर सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एमसीबी जो था उसकी फॉल्ट प्रोटेक्शन या ब्रेकिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो 10 से 15 किलो एम्पियर के आसपास तक की ब्रेकिंग कैपेसिटी जाती है, विच इज स्टिल अ लो रेंज। अच्छा, ठीक है, ब्रेकिंग कैपेसिटी मैंने बताया था, करंट ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मान लो इससे ऊपर के रेंज के लिए हमको यही सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए। एमसीबी किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको? एमसीबी आपको ओवर करंट और ओवरलोड कंडीशंस, यानी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो ओवर करंट हुआ और ओवरलोड की कंडीशन, दोनों से ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यही दोनों प्रोटेक्शन मुझे आगे भी चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मेरी जो करंट रेटिंग है वो 125 एम्पियर से ऊपर की चाहिए। प्रोटेक्शन की जो कंडीशन है, यानी कि जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है, करंट ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है, वो अगर मुझे थोड़ी और ज्यादा चाहिए, अबव 15 किलो एम्पियर, तो क्या यूज करूंगा मैं? तो वहां पर इंडस्ट्रियल ग्रेड चीजें यूज होती है, और उसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग निकल के आता है, दैट इज एमसीसीबी, जो कि एमसीबी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, एक एडवांस्ड वर्जन है। एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज नोन एज मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। एमसीबी के अंदर मैंने आपको बताया था आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। आर्क का स्प्लिटर वहां पे गिवन रहता है, वो स्प्लिटर कैसे आर्क को पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है, आर्क एलिमिनेशन में उसका क्या रोल होता है, ये सारा चीज पढ़ा हुआ था हम लोगों ने एमसीबी में। आज उसी नॉलेज को प्रॉपर यूज करिएगा और देखिए कि एमसीसीबी आपको बढ़िया से गुड वे में समझ में आने लग जाएगा। अब एमसीसीबी दिखने में वैसे ही दिखेगा जैसे आपको एमसीबी दिखाई देता है बाहर से। इसके अंदर क्या क्या रहता है? देखिए, मैग्नेटिक ट्रिप यूनिट यहां पर भी है, ये मूविंग पोर्शन हो गया इसका, दिस इज द ट्रिप बार, ये प्लंजर का यूनिट हो गया। यहां पर भी बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है जैसे एमसीबी के अंदर होती थी, ठीक है, एमसीबी के अंदर भी वैसे ही बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है जैसे एमसीबी के अंदर होती थी। बट डिफरेंस क्या है? थर्मल ट्रिप यूनिट यहां पर भी है, ट्रिप मैकेनिज्म है, ये फिक्स्ड पार्ट है, इनपुट आउटपुट, दिस एंटायर पोर्शन इज द मूविंग पार्ट। अब सोलेनॉइड जो लगा होगा वो हायर कैपेसिटी का होगा, बाई मेटालिक स्ट्रिप जो होगी इसकी कैपेसिटी हाई होगी, ठीक है, और ये जो प्लंजर मूवमेंट आपको दिखेगा ये बिल्कुल वैसी काम करेगा जैसे एमसीबी में काम करता है। मतलब आप समझ लो कि एमसीबी का ही एक हायर रेटिंग का वर्जन है एमसीसीबी, कुछ वैसा ही है, ठीक। केस इसकी मोल्डेड होती है, तो कंस्ट्रक्शन में ये मेजर डिफरेंस आता है, बाकी कुछ खास ऐसा डिफरेंस नहीं है। एमसीबी भी आप एमसीसीबी अगर आप मार्केट से खरीदने जाओगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक।
अब इसमें नया क्या होता है वो चीज मैं आपको बता दूं। एमसीसीबी को रिमोटली ऑपरेट करना पॉसिबल है, जबकि एमसीबी को आप रिमोटली ऑपरेट नहीं कर सकते, है ना। एमसीसीबी को आप रिमोटली ऑपरेट कर सकते हो, ट्रिप सेटिंग्स कर सकते हो उसके अंदर, करंट सेटिंग, टाइम सेटिंग, ये दोनों पॉसिबल है एमसीसीबी के अंदर करना। तो इसका मतलब ये एक वाइडर रेंज ऑफ कंट्रोलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल ग्रेड के हिसाब से, कौन, एमसीसीबी, एज कंपेयर टू दैट एमसीबी। ये मेजर डिफरेंस है। तो डोमेस्टिक यूसेज के लिए जहां लोअर रेटिंग की करंट पे काम करना है वहां तो एमसीबी लगाना ठीक है, लेकिन जब आप हायर रेटिंग की करंट पे वर्क करते हो तो उस जगह पर एमसीसीबी आपको ज्यादा अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करता है और गुड लेवल ऑफ फॉल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाय एंश्योरिंग कि आप करंट सेटिंग और टाइम सेटिंग को चेंज करके अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सको। ठीक है, तो कुछ और की पॉइंट्स आपको मैं इसके बारे में लिखवा देता हूं जल्दी से। सबसे पहले तो इसके बारे में लिखते हैं कि इट इज a higher rating MCB which provides protection from the overcurrent due to short circuit and overload। ओवर करंट और ओवरलोड प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। ठीक, ये तो एमसीबी भी करता था। ठीक है, इट हैज एप्लीकेशन फॉर इंडस्ट्रियल यूसेज, एप्लीकेशन फॉर इंडस्ट्रियल यूसेजेस। तो डोमेस्टिक पर्पस होगा तो एमसीबी यूज करोगे, इंडस्ट्रियल पर्पस होगा तो एमसीसीबी यूज करोगे। और क्या एडवांटेजेस है यहां पर देखो सेटिंग्स में। अच्छा, पहले तो लिखते हैं इट कैन बी रिमोटली ऑपरेटेड, इट कैन बी रिमोटली ऑपरेटेड, रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। देन उसके बाद इसके अंदर करंट एंड टाइम सेटिंग इज ऑल्सो अवेलेबल, है ना, इज ऑल्सो अवेलेबल। करंट सेटिंग, टाइम सेटिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर। अच्छा, और क्या क्या चीजें होती है, इट इज अवेलेबल। अब इसका रेटिंग देखना आप कितना होता है। इन रेटिंग अप टू 2500 एम्पियर, 2500 एम्पियर की रेटिंग। कहां एमसीबी आपको कितने की रेटिंग प्रोवाइड कर रहा था, 125 एम्पियर की करंट रेटिंग। ये कितने रेटिंग में अवेलेबल है, ये 2500 एम्पियर की करंट रेटिंग पे अवेलेबल है। एंड 1.1 किलोवाट। रिक्वायरमेंट पड़ने पर इससे हायर रेटिंग का भी बनता है ना, ऐसा मत सोचना कि यही केवल बस हायर रेटिंग, इससे भी ऊपर की रेटिंग का बनाया जा सकता है, बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो यही रेटिंग इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। अब देखो ये जो फोटो आप देख रहे थे अभी एमसीसीबी का, यहां पर ये फोटो क्लियर नहीं है। अगर ये फोटो क्लियर होती तो आपको यहाँ पे कुछ डेटा दिखाई देता। क्या डेटा दिखता मैं आपको बताता हूं, और उस डेटा से क्या पहचानोगे, आपको क्या आइडिया लगेगा, वो बात को समझते हैं। ठीक है, लेट से कि आप एक एमसीसीबी देख रहे हो, है ना, लेटस से कि आप एक एमसीसीबी देख रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे 4 टर्मिनल्स दिखाई देंगे इनपुट और आउटपुट के हिसाब से। ठीक है, यहां पर कहीं पर स्विच लगा होगा आपके पास, है ना, इस पोर्शन पर कहीं पर स्विचिंग यूनिट होगी। ठीक है, इसमें स्विच बने होंगे, डन। ठीक है, ये ऑन ऑफ कंडीशन को शो कर रहा होगा, ऑन होगा, यहाँ पर ऑफ होगा, ये मैटर नहीं करता है। अभी मेन जो काम की बात है पहले उसकी बात कर लेते हैं कि क्या चीज है। तो यहां पर ना ऐसा लिखा हुआ दिखेगा आपको कई बार। देखो यहां पर आपको कलर यूज कर लेते हैं, चलो ये कलर यूज कर लेते हैं। यहां ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा 36 किलो एम्पियर, ये लिखा दिखाई देगा, और उसके साथ 200 एम्पियर। क्या ये कलर विजिबल है आप लोगों को?
उतना अच्छे से नहीं। मान लो एक एमसीसीबी आप अपने सामने देख रहे हो और यहाँ पर आपको ऐसा कोई डेटा लिखा हुआ दिखाई देता है। क्या ये कलर विजिबल हो रहा है क्या? अरे यार, ये भी नहीं विजिबल हो रहा है ना ठीक से। चलो कोई बात नहीं, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, कॉमन है। लेट्स से ऐसा लिखा हुआ दिख गया 36 किलो एम्पियर 200 एम्पियर। इससे क्या समझोगे आप, ये बताओ एमसीसीबी में? तो आप यहां से ये समझोगे कि जो 36 किलो एम्पियर है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, 36 किलो एम्पियर जो है ये क्या है? इसकी करंट ब्रेकिंग कैपेसिटी है। क्या चीज है? इट इज द मैक्सिमम करंट कैपेसिटी ऑफ सीबी, या ब्रेकिंग कैपेसिटी इसको बोलते हैं ऑफ एमसीसीबी। ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ एमसीसीबी। अब ब्रेकिंग कैपेसिटी का डेफिनेशन मैंने एमसीबी लिखवाने के समय बताया हुआ है आपको। क्या होता है ब्रेकिंग कैपेसिटी? तो भाई मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट जो ये एमसीसीबी हैंडल कर सकता है विदाउट गेटिंग रप्चर्ड, विदाउट एनी फेलियर, बिना ब्रेकडाउन किए, बिना खराब हुए, बिना ब्रेक हुए। ठीक है, तो क्या होगा ये? इट इज द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट, लिख सकते हो आप, इट इज द मैक्स शॉर्ट सर्किट करंट the device can handle without getting ruptured, without getting ruptured। ठीक, तो ये रेटिंग आप ऐसे पहचान जाओगे, जब भी नेक्स्ट टाइम एमसीसीबी देखोगे आपको पता रहेगा कि जो किलो एम्पियर्स या हायर रेंज में जो लिखा हुआ है वो क्या चीज है, लोअर रेंज में जो लिखा हुआ है वो क्या चीज है। अच्छा, लोअर रेंज में जो लिखा हुआ है वो क्या चीज है मैंने नहीं बताया क्या? 200 एम्पियर क्या है? ये मैक्सिमम करंट कैपेसिटी है। तो यहां पर जो 200 एम्पियर्स लिखा हुआ है ये है मैक्सिमम करंट कैपेसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मैक्सिमम करंट कैपेसिटी हमेशा ब्रेकिंग कैपेसिटी से कम ही रहेगी, हमेशा लो रहेगी। तो इसीलिए डेटा देख करके ही आप पहचान जाओगे किसी भी एमसीसीबी के अंदर। ठीक है, एमसीसीबी कितने टाइप के होते हैं माइंड में आएगा? 5 टाइप के एमसीसीबी होते हैं। टोटल टाइप्स ऑफ एमसीबीज आर 5 टाइप्स ऑफ एमसीसीबीज। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। चलो लिखते हैं एक एक करके सबके बारे में। टाइप बी से शुरू होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टाइप बी, शॉर्ट में सबके बारे में बताते जाऊंगा आपको। ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग अबाउट टाइप सी, सेकेंड टाइप। देन होते हैं हमारे पास टाइप डी। टाइप डी के एमसीबीज होते हैं। फिर उसके बाद के और जेड, है ना, टाइप के और टाइप जेड। टाइप जेड जो होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, मोस्ट सेंसिटिव एमसीसीबी, टाइप जेड। अब ये जो वैरायटीज बनती है, ये जो वेरिएशंस हैं, वो किस आधार पे होते हैं? इसमें 2 मेजर चीजें काम करती है, इनफैक्ट 3 बोल सकते हो। वैसे देखा जाए तो टिपिकली 2 मेजर चीजें। कौन कौन सी? कि ये पर्टिकुलर टाइप का एमसीसीबी रेटेड के कितना टाइम्स ज्यादा करंट के फ्लो होने तक काम कर सकता है, ये ट्रिप होगा। ठीक, दूसरा चीज कि जो भी पर्टिकुलर टाइप का एमसीबी होगा उसका क्लासिफिकेशन इस आधार पे भी है कि उसको ऑपरेट करने में या ट्रिप करने में कितना टाइम लगेगा वो, तो उसकी टाइमिंग रेंज या ट्रिप टाइमिंग रेंज जो है उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशंस बनती है। और इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर बेस करता है कि इसका यूसेज क्या होगा, एप्लीकेशन कहां पे होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज मैं आपको सभी वैरायटीज के लिए लिखवाने वाला हूं। तो लिखेंगे फ्रॉम टाइप बी एमसीबी। टाइप बी एमसीबी से शुरुआत करते हैं हम लोग। उसके बाद लिखेंगे अबाउट टाइप सी, देन टाइप डी, फिर के और जेड। तो टाइप बी एमसीबी कहां पे यूज होता है? भाई देखो, टाइप बी एमसीबी जो होता है इसकी ट्रिप करंट 3 to 5 टाइम्स ऑफ रेटेड होती है। ट्रिप करंट 3 to 5 टाइम्स ऑफ रेटेड होती है यहां पर। ठीक है,
3 से 5 गुना किसकी? रेटेड करंट की। ओके, ट्रिप टाइमिंग क्या होती है इसकी, या ट्रिपिंग टाइम? इस टाइप के एमसीबीज की ट्रिपिंग टाइम जो होती है किसकी मैं बता रहा हूं? टाइप बी की बता रहा हूं, ठीक है। तो ट्रिपिंग टाइम कितना होता है? देखो 0.04 स्टैंडर्ड है टू 13 सेकेंड्स। 0.04 से लेकर के 13 सेकेंड्स तक अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी ट्रिपिंग टाइम होती है, ठीक है। कहां यूज करते हैं? जहां पर भी हमारे पास रेजिस्टिव लोड्स का एप्लीकेशन होता है, यूज्ड इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड। इनके वर्किंग और नेचर के हिसाब से ये तय होता है कि कौन से टाइप के लोड पे कौन से वैरायटी का एमसीसीबी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए जल्दी से। 3 to 5 टाइम्स 0.04 to 13 सेकेंड्स। एग्जामिनेशन में जब आप कोई थ्योरी लिखते हैं और उसके साथ जब आप एक्यूरेट ऐसा डेटा प्रोवाइड करते हैं ना, तो आपके आंसर की वेटेज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मार्क्स गेन करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऑलवेज डू दैट, हमेशा ये चीज पे कोशिश करिए, हाईलाइट करिए ऐसी चीजों को, क्योंकि ये एक प्रॉपर डेटा है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वहां ना। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप चीजों को स्टडी किए होंगे गुड वे में, तो ये उस चीज का सबूत होता है। तो ये चीज करिए आप, पेपर में आंसर में आपका इंपैक्ट क्रिएट होगा बहुत अच्छा, ठीक है। देन होता है टाइप सी एमसीबी। तो सी टाइप का एमसीबी जो है वो कहां पे यूज होता है? तो जहां पे भी जो करंट की वैल्यू 5 से 10 गुना होती है, ये 3 to 5 टाइम्स पे ऑपरेट करता है। इसके लिए लिखता हूं मैं ट्रिप करंट 5 to 10 टाइम्स रेटेड। रेटेड के 5 से 10 गुना ज्यादा जब ट्रिप करंट की वैल्यू होती है, उनके लिए ऑपरेट करता है। तो ट्रिप टाइमिंग क्या होती है इसकी? ट्रिपिंग टाइम यहां पे कैसा होता है? यहां पे भी ट्रिपिंग टाइम 0.04 टू हायर साइड में इस बार 13 नहीं रहता, हायर साइड में ये इंक्रीज होकर के कहां चला जाता है? ये हायर साइड में इंक्रीज होके 5 पे आ जाता है। आप बोलोगे सर इंक्रीज नहीं है तो डिक्रीज हुआ। हाँ जी बिल्कुल, डिक्रीज इसलिए क्योंकि और फास्टर ऑपरेशन ये प्रोवाइड कर सकता है, और फास्टर ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा। 5 सेकंड का मैक्सिमम कंडीशन है इसका, ठीक है। तो 0.04 से 5 सेकंड्स के बीच में ये ऑपरेट कर जाएगा। और यूज कहां पे होता है? जहां इंडक्टिव लोड्स होते हैं, स्मॉल इंडक्टिव लोड, जैसे कि स्मॉल मोटर्स हो गए। इंडक्टिव लोड तो मेजरली वही है, यूज्ड इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड्स। लाइक स्मॉल मोटर्स, ठीक है। एप्लीकेशंस को ध्यान में रखिएगा। तो मोटर्स के केस में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, हाँ बिल्कुल। स्मॉल मोटर्स के केस में यूज करते हैं, ठीक है भाई। टाइप डी कहां पे यूज होता है? ट्रिप्स एट करंट 10 to 20 टाइम्स ऑफ रेटेड। जब करंट की वैल्यू अपने रेटेड वैल्यू के 10 से 20 गुना तक बढ़ती है, तब यहां पर ये ट्रिपिंग प्रोवाइड करता है। कितना? 10 to 20 टाइम्स रेटेड। तो ट्रिपिंग टाइम बताओ बढ़ेगा कि कम होगा? ट्रिपिंग टाइम हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन पे चलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर करंट की मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुई, ट्रिपिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। जैसे फ्यूज के केस में ग्राफ पढ़े थे ना आप, बिल्कुल वैसे इनवर्स केस में चलता है यहां पर। तो आप लिखोगे ट्रिपिंग टाइम, ट्रिपिंग टाइम इसकी होती है 0.04 सेकंड, मैंने स्टैंडर्ड बताया था आपको, से लेके 3 सेकेंड्स। तो ट्रिपिंग टाइम कैसा होगा? करंट इंक्रीज हो गई तो जल्दी ट्रिप होगा अब, यस। 3 सेकंड का मैक्सिमम ट्रिपिंग टाइम होता है इसके अंदर। कहां यूज करते हैं इसको? लार्ज इंडक्टिव लोड या जो बड़े मोटर्स जो होते हैं उनको रन कराने के समय हम लोग इन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो लिखेंगे यूज्ड फॉर large inductive loads, large inductive loads और large motors या हैवी रेटिंग के मोटर्स, ठीक है। उनके केस में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कौन सा टाइप आता है? नेक्स्ट टाइप इज टाइप जेड। नहीं,
उससे पहले आता है टाइप के। तो टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। रेटेड करंट से कितना ज्यादा, रेटेड करंट से कितना ज्यादा, ट्रिप्स एट करंट 10 to 15 टाइम्स रेटेड। रेटेड से 10 से 15 गुना ज्यादा करंट पर ही ये ऑपरेट कर जाएगा। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा हायर रेंज का प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। मतलब 20 एम्पियर्स तक 20 टाइम्स तक जाने की नीड नहीं है यहाँ पे। 10 से 12 टाइम ऑफ रेटेड करंट पे वर्क करेगा। ठीक है। ट्रिपिंग टाइम कैसा रहता है? ट्रिपिंग टाइम 0.04 से, इट्स ट्रिपिंग टाइम वेरीज फ्रॉम 0.04 टू 4 सेकेंड, लगभग 4 सेकेंड के आसपास में, ज्यादा से ज्यादा उतने ड्यूरेशन पर ये ट्रिप हो सकता है। ठीक है, ओके डन। और कहां पे यूज होता है? इंडक्टिव लोड्स में यूज होता है, जैसे कि मोटर्स जिसमें इनरश करंट की वैल्यू हाई हो। यूज्ड इन इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड विथ हाई इनरश करंट, हाई इनरश करंट, जहां पे हाई इनरश करंट हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप बोल सकते हो कि मोटर्स के केस में। अच्छा ठीक है। टाइप जेड क्या है? टाइप जेड मोस्ट सेंसिटिव वेरिएशन होता है। क्या होता है? मोस्ट सेंसिटिव वेरिएशन ऑफ एमसीसीबी होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज द मोस्ट सेंसिटिव वेरिएशन। ये AJ के पेपर में पूछ चुका है ऑलरेडी। ऑप्शन देता है आपको टाइप बी सी डी जेड इस टाइप से, और क्वेश्चन में बस सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव टाइप ऑफ एमसीसीबी। राइट आंसर इज टाइप जेड। तो इट इज द मोस्ट सेंसिटिव वेरिएशन ऑफ एमसीसीबी। सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है इसको। इसी वजह से ना हम लोग सेमीकंडक्टर जहां पे यूज होता है वैसे इक्विपमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट जो बनते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सेंसिटिविटी इसकी बहुत हाई रहती है। ठीक है, सो इसका जो आप देखोगे ट्रिपिंग करंट जो होता है, लिखेंगे ट्रिप्स एट अ करंट सिर्फ 2 to 3 टाइम्स रेटेड पर ही ट्रिप हो जाता है। कितने पर? सिर्फ 2 to 3 टाइम्स ऑफ रेटेड सप्लाई पर ही इसकी ट्रिपिंग हो जाती है। तो क्या सर ट्रिपिंग टाइम इसकी ज्यादा होती है कि कम होती है? ट्रिपिंग टाइम इसकी जो रहती है वो लो ही ट्रिपिंग टाइम रहती है, और इसी सेंसिटिविटी की वजह से हम लोग लिखेंगे आगे कि इट इज यूज्ड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स या सर्किट्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स ठीक है, एमसीसीबी के बारे में इतना पढ़ना सफिशिएंट है। इससे ये बहुत ज्यादा डेटा मैंने लिखवा दिया, इतने की भी बहुत ज्यादा आपको जरूरत है नहीं। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी पर। अगला क्या है? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है वो किसके बारे में पढ़ना है? अब बात करेंगे हम लोग अबाउट आरसीडी। किसके बारे में बात करेंगे? देखिए, नेक्स्ट जिसके बारे में हमको पढ़ना है दे आर आरसीडी, जिसको बोलते हैं रेसिडुअल करंट डिवाइसेस। ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा था? ओवर करंट हो रही थी, शॉर्ट सर्किट हो रहा था, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना था हमको। ठीक है, अब क्या होगा कि कई बार ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि आपकी सर्किट में रेसिडुअल करंट का फ्लो होने लग जाएगा। रेसिडुअल करंट का मतलब क्या हो गया? जैसे कि आपने जो सप्लाई प्रोवाइड किया, लेट्स से ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, और यहां से आपके पास लोड कनेक्टेड है। ठीक, ये आपने फेज प्रोवाइड किया, यहाँ पे आपका न्यूट्रल है। ठीक, और एक किसी पोर्शन पर आपने अर्थ भी प्रोवाइड किया होगा, तो इसकी बॉडी से आपने एक अर्थ वायर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लाइक दिस, ये आपका अर्थ है। यहां तक तो ठीक है। अब होता क्या है नॉर्मली कि जो सप्लाई जा रही होती है वो सप्लाई डायरेक्टली फेज से न्यूट्रल के डायरेक्शन में जाती है। यहां से आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, यहां से सप्लाई बाहर आ रही है, अर्थ वायर के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा है। ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि ये लोड का कनेक्शन इसकी बॉडी के साथ हो जाएगा,
या इस लोड का किसी तरीके से कांटेक्ट जो है वो अर्थ के साथ हो जाएगा। अर्थ के साथ कांटेक्ट होने पर क्या होगा, करंट का डिवीजन शुरू हो जाएगा, यानी कि जो करंट यहां से जा रही थी अब उसका कुछ हिस्सा न्यूट्रल पे जाएगा और कुछ हिस्सा जो है वो अर्थ वायर पे जाने लगेगा, लाइक तो इसी को हम लोग रेसिडुअल करंट बोलते हैं। कोई भी ऐसी करंट जो अपना प्रॉपर पाथ को छोड़ करके, जो अपना फेस टू न्यूट्रल का रिटर्न पाथ है उसको छोड़ के कोई एक अलग से एक एडिशनल पाथ को फॉलो करने लग जाए, उस टाइप की करंट को हम लोग रेसिडुअल करंट बोलते हैं। ठीक है, अब वो चाहे अर्थ के थ्रू जाए चाहे हमारे थ्रू जाए। हो सकता है कि हमने ऐसा अभी कोई अर्थ वायर नहीं लगाया हुआ है और हम लोग खुद ही खड़े होकर इसको बगल में लोड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक, और सडनली वहां से क्या हो जाए, सडनली ये करंट जो है, लेट से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और हमने इसको टच कर लिया, ठीक है, और हम कहाँ पे खड़े, हम ग्राउंड पे खड़े, अर्थ पे। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये जो सप्लाई है ये जब डिवाइड हो तो हमारे थ्रू यहाँ से अर्थ पे जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो किसी भी फॉर्म में जब रेसिडुअल करंट, अच्छा और हमारे थ्रू जाएगी तो क्या होगा, हमारे थ्रू अगर करंट जाएगी तो क्या दिक्कत होगी, तो हम सब थॉर बन जाएंगे, तूफान के देवता, है ना, ऐसे ही होगा क्या मार्वल की मूवी में होता है बस ऐसा, रियल लाइफ में हमको जोरदार शॉक लग जाएगा, सुपर ह्यूमंस तो है नहीं हम लोग, तो हमको लगेगा जोरदार शॉक और जोरदार झटका लगेगा और ये दिस कुड बी डेडली। तो ऐसा ना हो, इन सिचुएशन से बचाने के लिए खास तौर पर घरों के लिए हमको आरसीडीज की जरूरत पड़ती है। आरसीडीज आप देखेंगे अभी मॉडर्न डेज में ज्यादातर जितने जो घर बन रहे हैं वहां एमसीबीज का एक तो इस्तेमाल होता है, किटकैट या रिवायरेबल जो होते हैं उनको अब रिप्लेस कर दिया गया बाय यूजिंग एमसीबीज। एमसीबी के साथ साथ आप देखोगे घरों के अंदर आरसीडीज का भी इस्तेमाल होता है। आरसीडी फैमिली के अंदर दो चीजें आती है, ईएलसीबी होता है और दूसरा क्या होता है, आरसीसीबी होता है, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में इन दोनों के बारे में, ठीक है। तो रेसिडुअल करंट डिवाइस की भी हमको जरूरत पड़ती है सो दैट कि हमको किसी भी टाइप का ऐसा शॉक का स्टेट जो है वो ना क्रिएट हो, वो डिटेक्ट कर लेगा और ट्रिप ऑफ करके इस सप्लाई को ब्रेक कर देगा बीच में, ठीक है, ये आरसीडीज का पर्पस होता है। अब इसके बारे में क्या डिटेल आपको जानना चाहिए वो मैं बता देता हूँ जल्दी से। So next what do we have? We have RCDs. RCDs आगे चल के इसी के अंदर RCBO बताऊंगा मैं आपको। तो RCD क्या हो गया? रेसिडुअल करंट डिवाइस। रेसिडुअल करंट डिवाइस, इनका काम होता है कभी भी सर्किट में अगर रेसिडुअल करंट का फ्लो हो तो उसको पता लगाएं और डिटेक्ट करते ही ट्रिप ऑफ कर दें सर्किट ब्रेकर को, ठीक है, यही इनका मेजर पर्पस होता है, ठीक है। तो सेफ्टी डिवाइस है, इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, इलेक्ट्रिकल शॉक, इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इट फंक्शन एज a protective device which protects against electric shocks and hazards due to रेसिडुअल करंट। तो रेसिडुअल करंट फ्लो जो होती है ना वही सबसे ज्यादा डेंजरस होती है और हमको सर्किट में इसी सिचुएशन को रोकना होता है, अवॉइड करना होता है, प्रोटेक्शन इससे प्रोवाइड करना होता है। तो उसके लिए हम लोग आरसीडीज का यूज करते हैं। अब आरसीडीज जो होती है ना ये करंट ऑपरेटेड भी हो सकती है, वोल्टेज ऑपरेटेड भी हो सकती है, दोनों ही फॉर्म में। लेकिन जो वोल्टेज ऑपरेटेड आरसीडी है उसी को हम लोग बोलते हैं ईएलसीबी। उसका यूसेज प्रैक्टिकल फॉर्म में ज्यादा अच्छा नहीं, आज के डेट में अब वो आउटडेटेड हो चुका है। ईएलसीबी सब प्रैक्टिकली आप मार्केट जाओगे तो हो सकता है आपको ईएलसीबी पूछोगे तो मिलेगा भी नहीं, मिल भी सकता है रेयरली, बट ज्यादातर चांसेस है कि ना मिले। अब उसकी जगह पे आरसीसीबी का इस्तेमाल होता है जो कि कौन सी डिवाइस है, विच इज अ करंट प्रोटेक्शन डिवाइस। समझेंगे अभी दोनों की वर्किंग के बारे में तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आरसीडी जो हम लोग घरों में यूज करते हैं वो किस रेटिंग का होता है? RCDs used at home are typically
of 30 milliampere rating and the tripping time of 300 milliseconds. अगेन काम का डेटा, AJE वाले बच्चे नोट कर सकते हैं इस डेटा को। रेटिंग कितनी होती है हाउस होल्ड्स के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो आरसीडीज को? आरसीडी में जनरलाइज फॉर्म में बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी स्पेसिफिकली बात करूंगा उसके बाद ईएलसीबी और आरसीसीबी के बारे में। तो आरसीडी जब आप यूज कर रहे हो तो 30 मिली एम्प्स की रेटिंग। ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे होगे कि सर वहां तो 200 मिली एम्पियर 2500 एम्पियर्स के रेंज की रेटिंग थी एमसीसीबी में, एमसीबी के अंदर, यहाँ खाली 30 मिली एम्पियर। तो आप ये सोचो कि आप मेन लाइन करंट की बात नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे लीकेज करंट की बात कर रहे हो। तो लीकेज करंट का 30 मिली एम्पियर भी बहुत हायर वैल्यू है। 30 मिली एम्पियर की लीकेज करंट भी बहुत हाई होती है। जब आप एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ोगे तो आप गवर्नमेंट नॉर्म्स देखोगे वहां पे कि गवर्नमेंट जो है आई रूल 1956 को फॉलो करती है, एंड एज पर द आई रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, आई रूल 1956 को जब आप देखोगे तो वहां पर के हिसाब से ये 30 मिली एम्पियर भी बहुत हायर रेंज की करंट है अगर आप लीकेज की बात कर रहे हो तो, रेसिडुअल करंट की बात कर रहे हो तो, ठीक है। ऑपरेटिंग टाइम इसका कितना रहेगा? 300 मिली सेकेंड का ट्रिपिंग टाइम रहता है इसका, ठीक है। और इसकी रेंज क्या रहती है आरसीसीबी की? आरसीडीज के अंदर ही आएगा आरसीसीबी वगैरह। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर होता है, एक होता है वोल्टेज ऑपरेटेड, वोल्टेज ऑपरेटेड आरसीडीज, और दूसरा होता है करंट ऑपरेटेड, करंट ऑपरेटेड आरसीडीज, ठीक है। तो जो वोल्टेज ऑपरेटेड आरसीडी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईएलसीबी, विच इज फर्दर नोन एज, जब इसके बारे में लिखवाऊंगा तो फुल फॉर्म लिखवा दूंगा आपको, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और वैसे ही जब करंट ऑपरेटेड की बात करते हो तो वो बन जाता है आरसीसीबी, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। यही आज के डेट में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ये अब नहीं मिलता है आपको, ठीक है, रेयरली यूज होता है, इसका यूसेज बहुत ज्यादा नहीं होता है। इनके डिफरेंसेस पूछता है, मैं लास्ट में आपको बता भी दूंगा कि दोनों के बीच के मेजर डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। ये टिक मार्क में हटा दो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि क्यों सर ने टिक कर दिया था इसको, ठीक है, डन। तो आरसीसीबी जो है उसकी रेंज वगैरह लिखेंगे, ट्रिपिंग टाइम जो है वो सब समझेंगे। आरसीडी जो है उसकी वायरिंग ना, जो जेनरिक हमारा एमसीबी होता है सेम उसी की जैसे वायरिंग होती है, इसमें कोई बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं होते हैं। 2 इनकमिंग वायर रहते हैं, एक लाइन होगा एक न्यूट्रल होगा, 2 आउटगोइंग होते हैं जो कंटिन्यूएशन में कनेक्टेड रहते हैं आगे, और लोड से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो आरसीडीज इसी तरीके के होते हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं अबाउट ईएलसीबी एंड आरसीसीबी। ये दोनों चीजों को समझते हैं कि ईएलसीबी क्या होता है, आरसीसीबी क्या होता है, दोनों की वर्किंग क्या होती है। सबसे पहले ईएलसीबी से शुरुआत करते हैं। ईएलसीबी, ईएलसीबी का फुल फॉर्म, सो इट इज द अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इट इज द अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज अगर कहीं पर हो रहा है तब वहां पर ये सर्किट ब्रेकर काम करेगा। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कंस्ट्रक्शन होता है, और लिखेंगे इट इज द वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं उसका रीजन बताऊंगा। इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे अर्थ वायर, अर्थ वायर is having the trip coil, या ट्रिपिंग कॉयल आप बोल सकते हो, ट्रिपिंग कॉयल in series with अर्थ कनेक्शन। अर्थ कनेक्शन के साथ सीरीज में होता है क्या? ट्रिपिंग कॉयल, ठीक है। तो इक्विपमेंट से लेके अर्थ के बीच अगर वोल्टेज का एक्सटेंशन 50 वोल्ट से ऊपर का हो जाता है, लेट्स से 50 वोल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, 50 वोल्ट से जैसे ही ऊपर एक्सीड होगा ट्रिपिंग कॉयल एक्टिवेट हो जाएगा। सर्किट देखोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए इसकी सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। लेट्स से इसकी सर्किट में हमारे पास यहाँ पर बेस सप्लाई है,
दूसरी जगह पे हमारे पास यहाँ न्यूट्रल सप्लाई है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है, तीसरे नंबर पे है अर्थ सप्लाई। तो यहां पर लगा होगा ट्रिप कॉइल, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहां पर कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने एक लोड, ठीक है, दिस इज आवर लोड। ये तीनों जो सेगमेंट्स है ना, ये प्लंजर के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। तीनों के तीनों सेगमेंट्स किसके थ्रू कनेक्टेड रहेंगे? प्लंजर के थ्रू। तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेगमेंट यहां पर है, दिस इज आवर सेकंड सेगमेंट, और ये पोर्शन है यहां पर ट्रिप कॉइल अवेलेबल रहेगी, ठीक है। ट्रिप कॉइल किस टाइप से रहेगी? सीरीज विद द अर्थ वायर। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे दिस इज आवर ट्रिपिंग कॉइल, और ये पूरा पोर्शन प्लंजर के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। डायग्राम बहुत ही सिंपल है, तो एकदम ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है, सो दिस अरेंजमेंट इज प्लंजर अरेंजमेंट। ये दो पोर्शंस में कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपिंग कॉइल, ठीक। दिस पोर्शन इज प्लंजर, और ये कॉन्टैक्ट स्विच, दिस इज कॉन्टैक्ट स्विच। ये दोनों कॉन्टैक्ट्स हैं। ये पोर्शन क्या है? दिस इज फेज। ये हो गया सेकंड वाला टर्मिनल न्यूट्रल, और लास्ट वाला टर्मिनल जो हो गया दिस इज ग्राउंड। ग्राउंड या अर्थ, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अर्थ का कनेक्शन तो पूरा ही नहीं किया हम लोग। चलो, अर्थ का कनेक्शन किससे प्रोवाइड करते हैं हम लोग? अर्थ का कनेक्शन जो है यहां पर किससे प्रोवाइड करेंगे? डायरेक्टली लोड से प्रोवाइड करेंगे। तो इसको ऐसा शो कर देते हैं, ठीक है, सीधे सीधे लोड से प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए, दिस इज द बेसिक कनेक्शन ऑफ ईएलसीबी। एक ईएलसीबी आपको ऐसा ही मिलेगा, मैकेनिज्म्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट प्रोसेस पूरा यही रहेगा इसका। दिस इज आवर लोड। अब ये लोड का ओवरऑल लोड बॉक्स है, और यहां से अर्थ वायर से ये कनेक्टेड है, ठीक है। ग्राउंड और अर्थ के बीच का डिफरेंस आपको बताऊंगा, ठीक। अब ये ऑपरेट कैसे करेगा वो समझिएगा। फर्स्ट केस, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट केस, जहां पे कोई भी फॉल्ट नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक। उस केस में क्या होगा? यहां से सप्लाई जाएगी, ये कॉन्टैक्ट एज इट इज रहेगा। कॉन्टैक्ट मेक कंडीशन में रहता है, ब्रेक कंडीशन पे नहीं रहता नॉर्मली। तो उस कंडीशन पे क्या होगा? ये कॉन्टैक्ट कंप्लीटेड रहेगी पूरी की पूरी, और सप्लाई लगातार यहां से जाती रहेगी थ्रू लोड, और वापस आती रहेगी थ्रू न्यूट्रल। कॉन्टैक्ट दोनों जगह का मेक कंडीशन में ही रहेगा, नॉर्मली क्लोज्ड। क्या कंडीशन है? एनसी कंडीशन, यहां भी एनसी कंडीशन, यहां भी, तो नॉर्मली क्लोज कंडीशन पर ही रहता है। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम? सपोज कर लीजिए यहां से कुछ फॉल्ट आ गया, और ये लोड का कांटेक्ट हो गया किससे? इस बॉक्स से, इसके आउटर यूनिट से, इसकी बॉडी से, ऐसे किसी जगह से इसका कांटेक्ट हो जाता है। मतलब इन द सेकंड केस हो सकता है कि इसका कांटेक्ट कुछ ऐसा हो जाए, कुछ पोर्शन ऐसे बॉडी से कनेक्ट हो जाए। अब क्या होगा बताइए? अब जो करंट यहां से पास हो रही थी, ये जो करंट यहां से आ रही थी, ये करंट अब यहां से दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, लाइक दिस। कुछ अमाउंट की करंट अब किससे जाएगी? न्यूट्रल से, और कुछ अमाउंट ऑफ करंट जो है वो यहां से अर्थ वायर के अंदर से जाना शुरू करेगी थ्रू ट्रिपिंग कॉइल। उससे क्या होगा? उससे ये ट्रिपिंग कॉइल एक्साइट होगा, ट्रिपिंग कॉइल मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्रिएट करेगा, एमएमएफ। एमएमएफ जो होता है दैट इज इक्वल टू एनआई। एनआई में आई की वैल्यू अब आ गई, पहले आई जीरो था। जैसे ही करंट की वैल्यू आई, ये मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होगा तो प्लंजर को नीचे की तरफ खींचेगा। प्लंजर को जैसे नीचे की तरफ खींचेगा, तुरंत के तुरंत ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, और कॉन्टैक्ट के ओपन होते ही सप्लाई डिस्कनेक्टेड हो जाएगी पूरी तरह से। बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म, और बिल्कुल बेसिक सा प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। मेन चीजें क्या है यहाँ पे? ट्रिपिंग कॉइल अर्थ से कनेक्टेड होगी, तो अर्थ वायर के बिना ये काम ही नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अर्थ वायर के बिना ये सेंस ही नहीं कर सकता फॉल्ट को। अर्थ वायर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है आपको यहाँ पे फॉल्ट सेंसिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका बेसिक वर्किंग था। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन है, क्या ट्रिपिंग कॉइल थोड़ी सी भी करंट जाने से ट्रिप हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, वो वोल्टेज कंपैरिजन करेगा।
लोड और ग्राउंड के बीच या लोड और अर्थ के बीच का पोटेंशियल जब 50 वोल्ट से ऊपर जाता है तब ये वर्क करता है। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं इस कंडीशन को कि व्हेन द पोटेंशियल बिटवीन लोड एंड अर्थ exceeds 50 volt, then it operates the tripping mechanism। उस कंडीशन पर ये ट्रिपिंग मैकेनिज्म को ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो जितना मैंने इसकी वर्किंग को बताया अपने वर्ड्स में आप लोग लिख लेंगे कॉपी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है यार, बहुत काम की चीज है। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इस तरीके से काम करते हैं। तो फेज और न्यूट्रल का जो स्विच होता है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड इसने क्रिएट किया और फेज और न्यूट्रल स्विच को ऑपरेट किया, तो ऐसे ऑपरेटिंग के काम से भी ये लोग इस्तेमाल होते हैं। बॉडी कॉन्टैक्ट भी अगर वहां पे बन रहा है तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन बस दिक्कत इतनी है कि अर्थ वायर का होना कंपलसरी है यहाँ पे, उसके बिना काम ही नहीं करेगा, ये सेंस ही नहीं कर सकता है। ठीक है, और अर्थ वायर के साथ ही ट्रिपिंग कॉइल है। तो अर्थ की में अगर कुछ फॉल्ट करंट आ रही है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम भी है तो भी चांसेस है कि फॉल्टी ट्रिप हो सकता है यहाँ पे। ये सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ पे, फॉल्टी ट्रिपिंग की भी कंडीशन हो सकती है। तो इससे बेटर ये है कि हम करंट कंट्रोल डिवाइस यूज करें। करंट कंट्रोल डिवाइस कौन सा होता है, तो उसका हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट इज आरसीसीबी। आरसीसीबी का फुल फॉर्म क्या हो गया, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, आरसीसीबी। ये क्या करता है, देखो आरसीसीबी करंट कंट्रोल डिवाइस से पहले तो ये लिख ही लेते हैं और इसका मैं पहले आपको डायग्राम दिखाता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। इसके डायग्राम में एक टोरॉइडल स्ट्रक्चर दिखेगा आपको बीच में, जिसको कि सीबीसीटी बोलते हैं हम लोग। बहुत ध्यान से बनाइएगा, एग्जामिनेशन में अगर इसका क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्टली ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना होता है। यहां से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होगा इस पर। ठीक है, ये कनेक्शन जाता है लोड की तरफ। इस पोर्शन के अंदर से क्या कनेक्टेड होगा, वहां पर लोड कनेक्टेड होगा। ठीक है, और लोड का स्पेस में छोड़ देता हूं यहां। देन आफ्टर यही वायर आगे कंटिन्यू होता है, ये देखिए ये वायर यहां से आगे कंटिन्यू होगी और इसके आगे से यहां पर कुछ ऐसी वाइंडिंग दिखाई देगी आपको। ठीक है, अब इसके आगे जब हम लोग कनेक्शन को पूरा होता हुआ देखेंगे तो ये पोर्शन फेस के बाद हमारा न्यूट्रल पोर्शन कहलाएगा। क्या पोर्शन कहलाएगा ये, दिस विल बी न्यूट्रल पोर्शन। तो एक हिस्सा आपको फेस के फॉर्म में दिख गया, ये टर्मिनल है फेज, दिस टर्मिनल इज न्यूट्रल। यहां पर जो कंडक्टर्स मैंने लगाया इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यहां जो कंडक्टर लगाया इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। इस पोर्शन पे मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है क्या चीज, लोड। ठीक है, और दूसरा कंडीशन देखिए अब यहां से एक मेरे पास पायलट वायर और निकलता है यहां से। ये पायलट वायर क्या काम करने के लिए होता है, देखिए ये पायलट वायर ऐसा कुछ दिखाई देगा मुझको, ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसका यूसेज क्या है। ये पायलट वायर निकल के आया ना यहां से, ये काम करेगा क्या, ये ट्रिपिंग सर्किट के लिए काम करेगा। अच्छा, ट्रिपिंग सर्किट क्या कहां पे दिखेगी आपको, इस पोर्शन के अंदर एक ट्रिपिंग सर्किट का यूज दिखेगा। लाइक दिस।
ठीक है, तो यहां पर ना वही मैकेनिज्म है ट्रिपिंग कॉयल का। ये आपकी ट्रिपिंग कॉयल है। ट्रिपिंग कॉयल से क्या एसोसिएटेड है? इस ट्रिपिंग कॉयल से प्लंजर जो है वो एसोसिएटेड रहेगा, प्लंजर नंबर 1, और दिस इज प्लंजर नंबर 2। और ये इनकी इस प्लंजर की बेसिक शाफ्ट जो है वो इससे कनेक्टेड है। ठीक है, चलो देखते हैं अर्थ वायर का कनेक्शन कहां से होगा। यहाँ पे यहाँ अर्थ वायर से इस ट्रिपिंग कॉयल का कोई खास लेना देना नहीं है। अर्थ कॉयल सेपरेटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी यहाँ पे। मतलब ये तो पिछले वाले से पूरा अलग हो गया बिल्कुल। अब यहां से आप अर्थ वायर शो कर दो, ये देखिए यहां से ना आप एक इंडिपेंडेंट अर्थ वायर शो कर सकते हो, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऑपरेशन पर, आपकी वर्किंग पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये पूरा चीज काम कैसे कर रहा है इसको समझिएगा। इसकी वर्किंग बहुत ही सिंपल है। इसका नाम आप रख दो N3, कंडक्टर N3। अब ओवरऑल कनेक्शन क्या दिखा रहा है आपको, इसको देखिएगा समझिएगा। यहाँ पे यहाँ जो दो कॉन्टैक्ट्स हम लोगों ने देखे फेज और न्यूट्रल के पास, इनको भी आप समझते हैं कि ये नॉर्मली क्लोज्ड ही होंगे ना, NC और NC कंडीशन पे होंगे। तो अब केस 1 अगर लेते हैं, फर्स्ट केस, और ये एक हेल्दी कंडीशन है जहां किसी भी टाइप का कोई फॉल्ट नहीं आया, उस केस में क्या होगा, जो भी करंट यहां से सप्लाई होगी फ्रॉम फेज वो N1 कॉइल के अंदर से गुजरेगी। करंट जब इस कॉइल के अंदर से जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे बनने वाला फ्लक्स φ1 होगा। एक एग्जांपल के लिए आप मान लो बनने वाला फ्लक्स φ1 होगा। ये सप्लाई यहां से गुजरेगी लोड के थ्रू होते हुए, कोई भी टाइप का फॉल्ट नहीं हो रहा है। N2 भी कुछ फ्लक्स बनाएगा φ2। तो मैं बोलूंगा यहां पे कि φ1 विल बी इक्वल टू φ2 बिकॉज वी हैव सेलेक्टेड N1 इक्वल टू N2। ये बहुत काम की बात है, उसी कंडीशन पे ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जो ये फ्लक्स क्रिएट कर रहा होगा सेम फ्लक्स N2 भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि सेम कंटिन्यूअस लाइन का है, इसीलिए इससे बनने वाली फ्लक्स N2 से बनने वाली फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी, क्योंकि सेम ही लाइन से बन रहा है। तो अगर एक से नॉर्थ बन रहा है तो दूसरे से अपोजिट पोल अपोजिट फ्लक्स जो है वो क्रिएट होगा। इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का फ्लक्स दोनों डायरेक्शन से मिलेगा आपको। जब ये दोनों फ्लक्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी तो अंदर कोई रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जब कोई रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड जब बचा ही नहीं तो N3 से कोई फ्लक्स कट होगा ही नहीं, और कंडक्टर से जब फ्लक्स नहीं कट होगा तो इन दैट केस उस कंडक्टर में कोई करंट नहीं जाएगी। अगर कोई करंट नहीं जाएगी तो ट्रिप कॉइल जो होगा वो वर्क ही नहीं करेगा, और जैसा नॉर्मली क्लोज कंडीशन पर ये प्लंजर लगा हुआ है एज इट इज वैसे ही रहेगा, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब सपोज कर लो फॉल्ट की कंडीशन आती है ना, लेट्स से कि कुछ फॉल्ट हो गया। जो भी फॉल्ट हुआ, लोड का कनेक्शन हो गया, लोड का कनेक्शन हो गया मान लो थोड़ा इसकी बॉडी से भी कनेक्शन हो गया। ठीक है, बाकी इधर भी कनेक्टेड है लाइन से और बॉडी से भी कनेक्टेड है। अब क्या होगा सोचो, अब जो सप्लाई करंट जा रही थी अभी तक, ये जो सप्लाई करंट यहां से आ रही थी, ये सप्लाई करंट अपना कोर्स अब चेंज कर लेगी लाइक दिस। कुछ अमाउंट की करंट वहां से जाएगी, कुछ अमाउंट की करंट किससे जाएगी, अर्थ के थ्रू जाएगी। तो अर्थ से जाने वाली करंट ट्रिप कॉइल जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करने वाली। होगा क्या कि अब ये जो करंट इस कॉइल N2 से जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड कम हो गई। N1 से जो भी करंट जा रही थी इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा थी, N2 से जो करंट जा रही है मैग्नीट्यूड कम है। और आप सबको पता है कि MF जो होता है NI के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स बराबर भी हुए लेकिन एक का करंट ज्यादा और दूसरे से कम करंट जा रही है तो MF में भी चेंजेस आएगा। MF में अगर चेंजेस आ गया तो इन दैट केस कुछ रेसिडुअल फ्लक्स बचेगी इस कोर के अंदर। ये जो कोर हम लोगों ने बनाया हुआ है इस कोर के अंदर, इसी को CBCT बोलते हैं एक्चुअल में, लास्ट में लिखवाऊंगा आपको इसके बारे में। क्योंकि जो CBCT कोर दिख रहा है आपको, इसके अंदर से कुछ रेसिडुअल फ्लक्स जाएगी और वो फ्लक्स जब इस कंडक्टर से कट होगी ना, कौन से कंडक्टर, N3 कंडक्टर से, तो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो होने लग जाएगा, इंड्यूस्ड करंट क्रिएट करेगी। यही इंड्यूस्ड करंट जाएगा इस ट्रिप कॉइल के अंदर और ट्रिप कॉइल को एक्टिवेट करेगा। जैसे ये ट्रिप कॉइल को एक्टिवेट करेगा यानी करंट, वो इंड्यूस्ड करंट जब एक सर्टेन वैल्यू को रीच करेगी तो ट्रिप कॉइल को वो एक्टिवेट करेगी, और ट्रिप कॉइल के एक्टिवेट होते ही वो प्लंजर पुल डाउन कर देगा। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म को समझ में आ गया कि यहाँ पे फॉल्ट है,
तभी N3 के अंदर इंड्यूस्ड करंट आएगी। विदाउट फॉल्ट N3 में कुछ करंट नहीं जानी चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग इस डिवाइस को करंट ऑपरेटेड डिवाइस बोलते हैं। एडवांटेज यहाँ पे ये है कि करंट के को सेंस कर सकता है ये हायर, थोड़ा सा भी करंट की रेटिंग अगर इंक्रीज हुई फॉल्ट के फॉर्म में या रेसिडुअल के फॉर्म में, उसको ये सेंस कर लेगा। दूसरा गुड एडवांटेज ये है कि अर्थ से हमको कोई मतलब नहीं है, अर्थ वायर कनेक्शन से हमको कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है हमारी ट्रिप कॉइल में, कि मान लो अर्थ की सप्लाई फॉल्ट हो रहा है बट वो लेस है तो ट्रिप कॉइल काम ही नहीं किया, ऐसा नहीं है। ट्रिप कॉइल में को जैसे ही दिखेगा कि फेज और न्यूट्रल की करंट सप्लाई में डिफरेंस है, तुरंत ही इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लग जाएगी यहाँ से, और इंड्यूस्ड करंट की वजह से N3 एक्टिवेट होकर ट्रिप कॉइल को एक्टिवेट करेगा। कैसा लगा इसका मैकेनिज्म जरूर से बताइएगा। समझ आया आप लोगों को? एक बार ना समझ में आया हो तो एक बार दोबारा से मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, देख लीजिएगा। इसको इसका मैकेनिज्म एक ही बार में आपको फिर समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको क्या बोला कि इनिशियली जब हेल्दी केस है, ठीक, अब मैं लिखते भी जाता हूँ इस काम की चीजों को सबको। तो केस वन व्हेन नो फॉल्ट, अब कोई फॉल्ट नहीं है अगर, ठीक है, सप्लाई करंट फ्लोज फ्रॉम N1 N2 N लोड। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि सिंस N1 इज इक्वल टू N2 एंड IN1 is equals to IN2, therefore magnetomotive force at first coil will be equal to the magnetomotive force of second coil। क्यों ऐसा क्यों हुआ? Because since जो MMF होता है ना, उसका तो एक्सप्रेशन ही होता है NI का, तो दोनों कॉइल की नंबर ऑफ टर्न सेम है, दोनों कॉइल से जाने वाली करंट सेम है जब कोई फॉल्ट नहीं हो रहा है तो MF1 इक्वल टू MF2 हुआ। ठीक है, since phi1 is equal to minus of phi2, thus no residual flux in CBCT। अब आपके माइंड में ये आना चाहिए क्वेश्चन कि सर ये CBCT क्या होता है? CBCT होता है कोर बैलेंस्ड CT। लिख लीजिए इसको, CBCT, इट इज द कोर बैलेंस्ड करंट ट्रांसफॉर्मर। इसका काम होता है, इसकी जो कोर होती है ये सिर्फ बैलेंस कंडीशन पर ही न्यूट्रल रहती है, जो जिसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं ट्रांसफर होता है। जहां अनबैलेंस क्रिएट हुआ, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, तुरंत वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, जो कि कोई दूसरी जो भी आप कॉइल लगा के रखोगे एडिशनल ट्रिप कॉइल, वो सेंस कर लेगी उस चीज को। सेंस कैसे करेगी? वहां पे देखो, जो भी कंडक्टर्स है उससे अगर फ्लक्स कट होता है तो सिंपल सी बात है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो जरूर फॉलो होगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉलो हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट मिलेगी आपको, और वही इंड्यूस्ड करंट ट्रिप कॉइल को ऑपरेट करने का काम करेगी। ठीक है, ये कंडीशन है। तो सीबीसीटी वहां पे यही रोल प्ले करता है उसका, तो कोर बैलेंस्ड करंट ट्रांसफॉर्मर कहलाता है ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है जब कोई भी टाइप की फॉल्ट नहीं आई है आपके सिस्टम के अंदर, कोई ट्रिपिंग नहीं हुआ, सर्किट ब्रेकर जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। नाउ सेकंड केस, अब सेकंड केस में आ गया फॉल्ट, so it will be case 2 when residual current arises। अब रेसिडुअल करंट जो है वो अराइज हो चुका है, रेसिडुअल करंट आएगा तो क्या होगा सोचो। so now some current starts flowing। नोट्स एकदम प्रॉपर बनवा रहा हूं मैं आपका, ताकि ना आपको मेहनत ना करना पड़े। एग्जामिनेशन एकदम करीब आ चुका है आप लोगों का, तो डायरेक्टली इस वीडियो से पढ़ रहे हो, और जो नोट्स है वो लिखा लिखाया बना बनाया मिल जाएगा आपको, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो परेशान नहीं होना है, डायरेक्ट पढ़ने पे फोकस करिए आप, और जो डाउट्स है मुझसे पूछते जाइए। सो नो नाउ सम करंट स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम अर्थ। ये डायग्राम बना लेंगे ना आप लोग, समझ समझ के पढ़िएगा, इसको रटना नहीं है इस डायग्राम को, नहीं तो फिर बुक से पढ़ने और मुझसे पढ़ने में क्या डिफरेंस रह जाएगा।
फिर उससे अच्छा तो बुक से पढ़ लो, जल्दी पढ़ लोगे आप, इतना लंबा वीडियो देखने से बेटर है ना। तो आप मुझसे पढ़ रहे हो तो उसका पर्पस फुलफिल ये होना चाहिए कि आपको ये सब डायग्राम रटना ना पड़े, आप समझ समझ के सारी चीजें पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, तो जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप स्पीड अप कर सकते हो जल्दी से, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप वीडियो देख रहे हो तो स्पीड अप कर लीजिए, आपका टाइम बच जाएगा। जो डायग्राम वाला पोर्शन है जहां मैं समझाता हूं जिस पोर्शन को, उसको ध्यान से सुनिएगा नॉर्मल स्पीड पे। ठीक है, नाउ सम करंट स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम अर्थ कंडक्टर, दिस कॉजेज an unbalance an unbalance an unbalance in CBCT। thus अब अनबैलेंस की वजह से क्या हुआ, IN1 अब यहां पे नॉट इक्वल टू IN2 हो गया। ऑल्सो वी कैन से कि IN1 बिकम्स ग्रेटर देन IN2। ऐसा होने से क्या होगा, therefore phi1 becomes greater than phi2। तो there has been a difference between phi1 and phi2 now। अब phi1 phi2 में डिफरेंस हो गया, डिफरेंस हुआ तो अब क्या होगा, दिस विल कॉज a residual flux in the core of CBCT causing the induced current in coil N3। अब आप सबको पता है कि N3 कॉइल क्या किस चीज के लिए है, वो ट्रिप सर्किट का कॉइल है। दिस induced current from coil N3 after attaining a certain value causes the tripping of ठीक है, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखना चाह रहा हूं मैं, ये तो वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, आपको बहुत समय लगेगा फिर इसको कवर करने में, पूरा पढ़ने में। ठीक है, मुद्दा समझ गए ना पूरा का पूरा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। फॉल्ट करंट की वैल्यू जब 5 मिली एम्पियर से ऊपर जाती है उसके लिए ऑपरेट करने को बनाया जाता है। सीधे काम का डेटा लिखे यहाँ पे। ठीक है, तो इट इज यूजुअली डिजाइन्ड टू ऑपरेट या ट्रिप फॉर अ फॉल्ट करंट ऑफ हाउ मच, फॉल्ट करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। ध्यान रखिएगा हम लोग रेसिडुअल करंट की बात कर रहे हैं, इसलिए फॉल्ट करंट 5 मिली एम्पियर से भी ऊपर की होगी तो फोटो देख सकते हैं आप, इसका डायग्राम देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ELCB और MCB के कॉम्बिनेशन से बन गया RCCB। RCCB किसके किसके कॉम्बिनेशन से बना, RCCB का मतलब ELCB भी होगा प्लस MCB भी होगा, ये कॉम्बिनेशन ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाई देता है, यहाँ पे टेस्ट स्विच रहता है, आप मिली एम्पियर्स को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मिली एम्पियर जो है उसका चेंजेस हो सकता है। बाईपास स्विच की तरह भी काम करता है, तो बेसिक स्विचिंग और बाईपास भी कर सकते हो आप इस सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन को। बाकी मैनुअल ऑन ऑफ करना जो है वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से RCCB जो है वो कुछ दिखाई देता है आपको रियल लाइफ में, है ना। तो ये RCCB होता है। घरों में क्या यूज करते हैं हम लोग ज्यादातर, देखो घरों में ना हम लोग MCB यूज करते हैं और RCCB यूज करते हैं। और हाउस होल्ड, कोई आपसे पूछे कि बताओ घर पे क्या क्या लगाते हैं हम लोग यूजुअली, तो हाउस होल्ड्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं MCB प्लस RCCB। MCB क्या करेगा, आपको शॉर्ट सर्किट की अगर कंडीशन होगी तो MCB ट्रिप होकर बचा लेगा वहां से। दूसरा चीज, अगर ओवर करंट हो रही है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, उससे तो बचाया ही,
अगर ओवरलोड की कंडीशन हो गई तो भी एमसीबी प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अगर कहीं से रेसिडुअल करंट आई तो एमसीबी नहीं बचाएगा वहां पे, उसके लिए आपको आरसीसीबी चाहिए होगा। तो आरसीसीबी अगर आप लगा रखे हो तो घर पे करंट शॉक लगने का खतरा खत्म हो जाएगा, वो चीज नहीं होगा वहां पे, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर ये दोनों ना लगा के मैं एक ही डिवाइस लगाना चाह रहा हूं जो ये दोनों का फीचर प्रोवाइड करती हो, तो क्या होगा? तो मैं आपको बोलूंगा आप सीधे सीधे आरसीबीओ लगा लो। हाँ, सीधे सीधे आप आरसीबीओ कनेक्ट कर लो। अब सर ये आरसीबीओ क्या होता है, व्हाट इज दिस? आरसीबीओ क्या होता है? रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड या ओवर करंट प्रोटेक्शन जो होता है वो भी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन प्रोवाइड करता है? आरसीबीओ, ठीक है। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। व्हाट इज आरसीबीओ? जल्दी से शॉर्ट में लिखेंगे, बहुत ज्यादा ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है तो मैं उतना ज्यादा नहीं लिखाऊंगा इसको। आरसीबीओ आपके समझने लायक बता देता हूं। सो दिस इज रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो आप बोलोगे सर ओवर करंट प्रोटेक्शन तो एमसीबी प्रोवाइड करता था, हाँ, और रेसिडुअल करंट प्रोटेक्शन आरसीसीबी प्रोवाइड करता है। तो मतलब ये दोनों के कॉम्बिनेशन जैसा काम करता है। तो इट हैज बोथ फीचर्स ऑफ बोथ फीचर्स ऑफ आरसीसीबी एंड एमसीबी, ठीक है। ये बन जाता है आरसीबीओ। एक सिंगल डिवाइस अगर आपको कनेक्ट करनी है, लेकिन अगेन ध्यान रखिएगा कि जितनी इनकी रेटिंग इंक्रीज होती जाएगी ना, ब्रेकिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम करंट ब्रेकिंग कैपेसिटी जो जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ता है। तो जितना ऐसा हायर आप यूज करते चले जाएंगे कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है एमसीबी आपको बहुत सस्ता पड़े, आरसीसीबी उससे महंगा पड़ेगा, आरसीबी नॉट इन दोनों से ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो डिवाइस को यूज करते हैं, ठीक है। ईएलसीबीज नहीं यूज करते हैं आज की डेट में, मैं आपको बता दूं। ईएलसीबी मिलेगा भी बहुत रेयरली आपको, हो सकता है अभी भी मिलता होगा कहीं पे तो मिलता होगा, बट ईएलसीबी उतना इफेक्टिव नहीं साबित होता है, ठीक है। ईएलसीबी के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया सीरीज में ट्रिप कॉइल लगी होती है अर्थ के साथ, तो वहां पर वो वोल्टेज डेवलप होने पर, उतना वोल्टेज डेवलप होने पर ही वो ट्रिप करेगा, और कई बार फॉल्टी ट्रिप भी होता है, कई बार फॉल्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब जाके ट्रिपिंग होती है। तो ये एक मेजर एक डिसएडवांटेज है। वहां आरसीसीबी बहुत अच्छा होता है ज्यादातर घरों में। नॉर्मली आज के रेट में आप देखोगे तो एमसीबी प्लस आरसीसीबी का कॉम्बिनेशन गुड रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है और यूजेबल भी रहता है, आपको प्रोटेक्शन भी गुड लेवल पर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आरसीबीओ या आरसीडी सेम ही है ना, मतलब वो उसी फैमिली के अंदर का पार्ट है, ठीक है। और कोई प्रोटेक्शन सिस्टम होता है कि हमारे पास? बिल्कुल होता है, एमपीसीबी भी होता है। एडिशनल प्रोटेक्शन मैं आपको बता रहा हूं, एडिशनल सर्किट ब्रेकर एलटी के अंदर और क्या क्या होते हैं? एलटी सिस्टम्स के अंदर एमपीसीबी होते हैं। एमपीसीबी मतलब मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, ये स्पेसिफिकली मोटर्स के प्रोटेक्शन के लिए डिजाइंड होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज द मोटर प्रोटेक्शन सीबी। ये क्या क्या चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि इनका यूसेज वहां होता है जहां पे रोटेटिंग मशीन्स या मोटर्स को हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। ये मोटर का टर्न ऑन टर्न ऑफ स्विच की जैसे भी काम करते हैं और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू मोटर्स फ्रॉम। क्वेश्चन में यही पूछता है कि क्या चीज से प्रोटेक्ट करते हैं मोटर को, तो आप बोलोगे ओवर करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ओवर करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या मोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ओवर करंट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। अच्छा, मोटर में और क्या दिक्कतें हो सकती है? मोटर में ओवरलोड की भी कंडीशन होती है, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन
और क्या चीज से सर प्रोटेक्शन ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं? फेज लॉस जो होता है ना, 3 फेज मोटर अगर आप यूज कर रहे हो और वहां पे फेज लॉस हो गया, वो भी बहुत डेंजरस होता है। एंड फेज लॉस अगेन, ये एजे एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर है, जहां पे पूछा हुआ था कि एमपीसीबी मोटर को किस टाइप के फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये तो सबको पता होता है कि एमपीसीबी है तो मोटर प्रोटेक्शन, सीबी है तो मोटर को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता होगा, लेकिन मोटर को क्या चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये जानना बड़ा जरूरी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा गुड वे में। आरसीबीओ आप समझ गए होंगे, ईएलसीबी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और एमसीसी भी सबसे शुरुआत में डिस्कस किए हुए थे, ईएलसीबी और आरसीसी भी डिस्कस किए, जो आरसीडी फैमिली के अंदर के पार्ट हैं। तो आई गेस कि मोर और लेस हम लोग पूरा मेजर जितने भी टाइप के जो एलटी सर्किट ब्रेकर्स है उसको डिस्कस कर चुके हैं। एसीबी एक होता है एयर सर्किट ब्रेकर या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, उसी कैटेगरी के अंदर आता है, जो हायर वोल्टेज या एचवीज के लिए यूज करते हैं। शॉर्ट में उसका एक इंसाइट आपको बता दूंगा आज की क्लास में, जब मैं कंपैरेटिव चार्ट आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको आरसीसीबी को होम सप्लाई में कैसे कनेक्ट करते हैं उसका एक सर्किट डायग्राम दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर क्या दिखाया जा रहा है? कनेक्शन ऑफ आरसीसीबी इन द होम सप्लाई। ये अगर आपका सप्लाई बल्ब है, आप डायरेक्टली खुद कर सकते हैं चीज। यहाँ से एमसीबी कनेक्टेड है, देखिए ये आपका लेट से फेज है, और ये आपका अगर न्यूट्रल है, तो इस पोर्शन को आपने यहाँ कनेक्ट करके रखा हुआ है, फेज इसके थ्रू जा रहा है, यही फेज सप्लाई यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। दिस इज योर फेज वायर, यहाँ से न्यूट्रल पे आया, एंड दिस इज फॉर आउटपुट टू लोड, आरसीसीबी से लोड का आउटपुट। ये प्रैक्टिकल कनेक्शन है, आप चाहो तो ये चीज करके देख सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, तो डन। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो एमसीबी और आरसीसीबी का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है हाउस होल्ड्स के हिसाब से। ठीक है, एलटी स्विच गियर प्रोटेक्शन अगर आप देखोगे ना, तो वहां पर ये चीज होता है। वैसे आरसीसीबी होम सप्लाई में कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा उसको देख लीजिए विथ डायग्राम, जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। अब आप ये सब डायग्राम देखते हो तो कंफ्यूज होते हो, जो मैंने ड्रॉ करके बताया बहुत सिंपल वे में बताया हुआ है, आप उसको फॉलो करना, वही ड्रॉ कर सकते हो वहां डायरेक्टली। ठीक है, तो ये मेन सप्लाई है, यहाँ से नो फॉल्ट कंडीशन में चीजें जो है वो प्रॉपर चल रही है। दोनों जगह से जो फील्ड क्रिएट हो रही है इस कॉइल में, वो बिल्कुल बराबर क्रिएट हो रही है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। अगर कोई पर्सन टच कर देता है लोड को और उसके थ्रू सप्लाई ग्राउंड में जाती है, इन दैट केस यहाँ पे करंट रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि बाकी की करंट फॉल्ट में चली गई। जैसे 10 एम्पियर की करंट फेज से आ रही थी, ठीक है, तो अब 10 एम्पियर की करंट न्यूट्रल पे वापस नहीं जा रही है, 9 पॉइंट हो सकता है 996 जा रही हो, 0.04 जो है वो इस पर्सन की बॉडी के थ्रू जा रही है। ठीक है, तो वो रेसिडुअल करंट जैसी आएगी यहाँ पे, इसमें डिफरेंस होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो कॉयल लगा होगा, ये दोनों कॉयल से बनने वाले फील्ड में डिफरेंस होगा, जिससे कि रेसिडुअल फ्लक्स निकल के आएगी, और वो रेसिडुअल फ्लक्स क्या करेगी, ट्रिप सर्किट को एक्टिवेट करेगी। ये ट्रिप सर्किट यहाँ सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। यही वर्किंग होता है किसका, आरसीसीबी का। तो समझ जाओगे आप, बता लोगे ये सब वर्किंग के हिसाब से कि इसको समझने का बेसिक तरीका क्या है। ठीक है, तो यही इसका बेसिक तरीका होता है, इसी फॉर्म में इनको समझा जाता है। और आरसीसीबी आरसीडीज के बारे में मैंने मेजर चीजें लिखवा ही दिया आप लोग को, तो आई होप कि ये सब तो क्लियर होगा आप लोग को। मैं एक ईएलसीबी का डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ईएलसीबी भी दिखाई दे रहा है, जो रियल लाइफ में, ये भी तो पता होना चाहिए ना पढ़ने के बाद कि रियल लाइफ में भी चीजें कैसी दिखती है। सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, हमको दोनों करना है। हमको पेपर भी क्लियर आउट करने के हिसाब से पढ़ना है, और अपने माइंडसेट के हिसाब से भी चीजों को क्लियर रखना है। और रियल लाइफ में आप देखो तो पहचान सको, तभी तो एक्चुअल इंजीनियर बनने का मतलब है यार, पहचान सको, वर्क कर सको उन चीजों के ऊपर, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म है वो सब जान सको। ये जानना भी एक मेन टास्क होता है। ईएलसीबी की सर्किट डायग्राम देखिए, किस तरीके से ईएलसीबी का बेसिक सर्किट डायग्राम दिखाई देता है, कैसे ऑपरेट करता है ये, और इसका ओवरऑल वर्किंग। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब एक मैं छोटा सा कंपैरिजन आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये कंपैरिजन का चार्ट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन जनरल में आपको एक बहुत बिग कंपैरिजन करके रखा हुआ है मैंने, जिसमें कि मेजर सारे के सारे पॉइंट्स कवर्ड है। एग्जामिनेशन में जितना कुछ पूछ सकता है उस सबका पूरा का पूरा डिटेल वो है, कंपैरिजन है। तो मैं हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलिए ठीक है, अब देखते हैं पैरामीटर्स क्या क्या है। तो फुल फॉर्म देखो, एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी, एसीबी जो है वो एयर सर्किट ब्रेकर के लिए। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है, एमसीबी किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एमसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी और एसीबी। तो
कौन कौन किससे किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है। तो अगर वो वाले नोट्स आपके छूट भी जा रहे हैं ना, ये समरी टेबल को पढ़ लो आप एक बार, एग्जामिनेशन में लिखने को बहुत कुछ रहेगा आपके पास, ठीक है। देन प्रोटेक्शन टाइप क्या है, एमसीबी जैसे थर्मल और मैग्नेटिक फॉर्म में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एमसीसीबी थर्मल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तभी वो रिमोटली ऑपरेटेड भी हो सकता है। ईएलसीबी का आप लोगों ने देखा, वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज के फॉर्म में काम करता है। आरसीसीबी क्या करता है, करंट ऑपरेटेड है, लिखा हुआ है हम लोगों ने। एसीबी क्या करेगा, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट के लिए काम करेगा। टिपिकल करंट रेटिंग अप टू 100 एम्पियर, इसको एमसीबी का चेंज करके अप टू 125 एम्पियर कर लो आप, ये लेटेस्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। एमसीसीबी 2500 एम्पियर, ईएलसीबी आप देखोगे अप टू 40 एम्पियर, मिली एम्प्स से चालू होता है, ठीक है, अप टू 40 एम्पियर और वोल्टेज रेटिंग में 50 वोल्ट्स के अप्रॉक्स। देन आरसीसीबी आप देखोगे 16 एम्पियर से 125 एम्पियर, देन उसके बाद एसीबी 800 एम्पियर से 6300 एम्पियर। अर्थ लीकेज सेंसिटिविटी इसमें नहीं प्रोवाइडेड होती है। ब्रेकिंग कैपेसिटी देखो किसका किसका कितना कितना होता है, लिखवाया हुआ है मैंने आपको ब्रेकिंग कैपेसिटी, तो आप उसी डेटा को फॉलो करिएगा, ठीक है। ट्रिपिंग मैकेनिज्म किसमें कैसा रहता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज कैसे रहते हैं सबके, यूसेज एरिया, एप्लीकेशन अगर पूछेगा तो ये देखो ये वाले पोर्शन में एप्लीकेशन बताया हुआ है सभी का, कौन सा डोमेस्टिक एंड लाइट कॉमर्शियल में यूज होता है, इंडस्ट्रियल एंड हैवी कॉमर्शियल में एमसीसी भी हम लोग यूज करते हैं, पढ़े थे ना आज की क्लास में। ये पूरा चीज एक समरी के फॉर्म में यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ताकि आखिरी मोमेंट पे जो बच्चा पढ़ रहा हो लास्ट मोमेंट पे, वो ये पूरा वीडियो ना देख के सीधे सीधे नोट्स में से इस चार्ट को अगर पढ़ लेगा, उसको पूरी चीज रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। काफी कुछ होगा उसके पास लिखने को, बस एक ओवरव्यू सर्किट का भी देख ले अगर, सर्किट डायग्राम्स का भी, तो सब कुछ उसको बेस्ट वे में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर से बताएगा, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। और अगली क्लास जो होगी उसमें ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग का रिवीजन करवाने वाला हूं मैं। अब लाइन से अगली 3 क्लासेस रिवीजन होगी, ये टॉपिक अभी यहाँ पे रुकेगा, रिवीजन क्लासेस चलेंगी पहले, आपका एक गुड वे में रिवीजन होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसी वीक के अंदर एग्जामिनेशन है। तो आपके लिए रिवीजन क्लास कंडक्ट होगी, डीसी नेटवर्क, सिंगल फेज एसी, मैग्नेटिक सर्किट, डीसी मोटर्स, ये 4 टॉपिक्स का 4 चैप्टर्स का पूरा फुल रिवीजन होगा, अलॉन्ग विद द ट्रांसफॉर्मर पोर्शन एज वेल। तो ट्रांसफॉर्मर का भी रिवीजन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ये 4-5 चैप्टर्स का गुड रिवीजन करने के बाद फिर इस चैप्टर को वापस से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा बताइएगा, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वाचिंग ऑल ऑफ द लेक्चर्स, स्टे कनेक्टेड, बहुत मजा आने वाला है, गुड वे में पढ़ेंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।